सो हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर मशीन्स। अब मशीन्स के लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बारे में पढ़ लिया था। नाउ वी हैव आल्सो स्टडीड हाउ एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो ये तो हम लोग ने सीख लिया। अब क्या करना है? अब वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट पार्ट विच इज लीवर्स। तो थोड़ा हम लोग लीवर्स पढ़ेंगे, लीवर्स कितने टाइप के होते हैं, हाउ डू यू क्लासिफाई लीवर्स, एंड देन हम लोग एक्सरसाइज 3A जो कि इस चैप्टर का सबसे पहला एक्सरसाइज है वो करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन विथ व्हाट आर लीवर्स। तो लीवर क्या होता है? लीवर इज बेसिकली अ रिजिड रॉड और अ बेंट रॉड यू कैन से, ठीक है, जनरली which can turn about a fixed point। ठीक है, मतलब अगर एक ये स्ट्रेट रॉड है तो आई कैन कॉल दिस एज अ लीवर, क्योंकि इसको मैं कोई भी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता हूं। देखो ऐसे, ठीक है, तो इसको मैं रोटेट कर सकता हूं ऐसे, या वो फिक्स पॉइंट यहां पे होगा तो ये ऐसे रोटेट होगा, या फिक्स पॉइंट यहां पे होगा तो ऐसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा। मतलब दिस रॉड इज केपेबल ऑफ टर्निंग और रोटेटिंग और टर्निंग यू कैन से अबाउट अ फिक्स पॉइंट। वो फिक्स पॉइंट जहां पे है, यहां पे अगर है तो इस पॉइंट के अबाउट इट विल रोटेट। सो आई कैन कॉल दिस अ लीवर। So it need not necessarily always be a straight rod, it can be a bent rod also। ठीक है, so levers का प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ लीवर्स। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 फोर्स में हम लोग ने ये पढ़ा था अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, तो वो ही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के ऊपर बेस्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ लीवर। तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर आपको क्या कहता है? इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, यू शुड अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली। ठीक है, कि अगर कोई एक लीवर, ठीक है, जैसे कि ये लीवर है, इफ इट इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, अगर ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर दोनों साइड, मतलब एक ये साइड और एक ये साइड का लोड एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो मतलब लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक रॉड बना दिया, ठीक है, सो दिस बिकम्स अ लीवर। अभी मैंने क्या कहा, लीवर एक कोई भी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टर्न होता है। तो लेट्स से ये पॉइंट है जहां से वो टर्न होगा, मतलब दिस पॉइंट, मतलब यहां पे कुछ मैंने एक सपोर्ट रखा होगा। ठीक है, इस सपोर्ट कौन से पॉइंट पे? ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे। तो द पॉइंट अबाउट विच द लीवर विल रोटेट, तो ये पॉइंट के अबाउट वो रोटेट होगा। मतलब अगर ये लीवर है तो ये वो पॉइंट है, तो इस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट होगा। तो उस पॉइंट, द पॉइंट अबाउट विच द लीवर रोटेट्स इज कॉल्ड द फल्क्रम। ठीक है, सिंपल बात है। तो जो पॉइंट के अबाउट वो रोटेट होता है तो वो पॉइंट को मैं क्या कहूंगा? फल्क्रम कहूंगा। सो नाउ इन दिस, ये एक रॉड है, ये मतलब मेरा एक लीवर हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक फल्क्रम है, इस पॉइंट के अबाउट ये टर्न होता है। तो समझ लो अभी इस रॉड के एक एंड पे मैं एक वेट अटैच कर देता हूं और दूसरे एंड पे मैं दूसरा वेट अटैच कर देता हूं। ठीक है, तभी नेचुरली देखने में ये पता चलता है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, मतलब दिस मस्ट बी हेवियर, दिस मस्ट बी कंपैरेटिवली लाइटर। तो ये रॉड इस तरफ टिल्ट हो जाना चाहिए, राइट? ये ज्यादा हैवी है ना, तो यहां पे टिल्ट हो जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूं कि अभी भी भले ये हैवी है और ये हल्का है, लेकिन रॉड फिर भी हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर अगर ये हैवी ऑब्जेक्ट लगाने के बाद भी अगर रॉड हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ये वाला वेट जो इस डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा ना, व्हाट इज दिस डायरेक्शन? ये वेट इस डायरेक्शन में टर्न करेगा ना, रॉड को इस तरफ टर्न करेगा। सो दिस विल बी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये वाला वेट इसको इस तरफ, ये रॉड को इस तरफ टिल्ट करने की ट्राई कर रहा है। तो ये कौन सा मूवमेंट हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये वेट जितना जोर लगा रहा है उतना ही जोर ये वाला भी लगा रहा है।
तभी तो दोनों इक्वल हो रहे हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं दैट अ लीवर in the horizontal position will always have all its clockwise movement equal to its anti-clockwise movement equal to its clockwise movements। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीवर। प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ लीवर ये कहता है कि इफ अ लीवर इज बैलेंस्ड अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, मतलब वो उसके फलक्रम की बात कर रहा है। इफ अ लीवर इज बैलेंस्ड अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट एंड इफ द लीवर इज इन द इक्विलिब्रियम पोजिशन और परफेक्टली हॉरिजॉन्टल पोजिशन, देन इन दैट केस वी कैन से दैट ऑल द क्लॉकवाइज मूवमेंट्स विल बी इक्वल टू ऑल द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। ठीक है, तो जो भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होंगे ये साइड पे विल बी इक्वल टू योर क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। करेक्ट, तभी तो वो रॉड हॉरिजॉन्टल है, तभी तो वो लीवर एकदम इक्विलिब्रियम में है। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स है। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स में आप क्या लिखोगे? क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग ने ये समझ लिया। अब लेट मी एक्सप्लेन द सेम कंसेप्ट इन द फॉर्म ऑफ एफर्ट एंड लोड। ठीक है, तो चलो ये हम लोग देख लेते हैं कि एफर्ट और लोड के हिसाब से कैसे होता है। तो समझ लो ये मेरा लोड है, ठीक है, और ये मेरा एफर्ट है। ठीक है, अब लोड से लेके जो पॉइंट पे आपका लोड कनेक्टेड है, मतलब यहां से लेके जो फलक्रम है, ये फलक्रम से लेके जहां पे आप लोड अप्लाई कर रहे हो, तो लोड पॉइंट से लेके फलक्रम तक दिस बिकम्स योर लोड आर्म। ये आपका लोड आर्म हो गया। अब एफर्ट पॉइंट कहां पे? यहां पे। एफर्ट पॉइंट से लेके फलक्रम तक this distance becomes your effort arm। yes, अभी मैंने क्या लिखा था कि एफर्ट कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और लोड कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अभी अगर ये रॉड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो मैं क्या लिखूंगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हैज टू बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। करेक्ट। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। अभी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी द फोर्स एंड दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे है? ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रहा। अभी ये रॉड पूरा इस पॉइंट के अबाउट ऐसे टिल्ट होगा, ये पॉइंट फिक्स रहेगा, मूव नहीं होगा, राइट। सो ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और ये मेरा फोर्स हो गया। फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है, ये मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिस्टेंस है। सो व्हाट इज माय फोर्स? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन अप्लाई कर रहा है? एफर्ट अप्लाई कर रहा है। तो यहां पे मैं लिखूंगा एफर्ट। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? एफर्ट आर्म है। विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये लोड प्रोड्यूस कर रहा है। तो दिस लोड इज द डाउनवर्ड फोर्स और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा लोड आर्म। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? लोड इनटू लोड आर्म। करेक्ट, यस और नो? अब मैं क्या करता हूं, एफर्ट को मैं इसके नीचे भेज देता हूं। ये इक्वल टू ऐसे का ऐसा, ये लोड ऐसे का ऐसा। ये एफर्ट को मैं इक्वल टू के उस साइड भेजूंगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, ये एफर्ट आर्म को मैं लेफ्ट साइड पे ही रहने देता हूं और ये जो लोड आर्म है इसको मैं डिनोमिनेटर में इक्वल टू के उस साइड भेज दूंगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या इक्वेशन मिला? दैट लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ठीक है, अब मुझे ये बात तो पहले से पता है दैट मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट।
देखो इसको याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है, ये वर्ड याद रख लो, मेल, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। तो लोड अपॉन एफर्ट यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज है और यहाँ पे भी लोड अपॉन एफर्ट है, तो इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे दैट एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म इज नथिंग बट इक्वल टू योर मैकेनिकल एडवांटेज। तो हम लोग को एक नया इक्वेशन मिल जाता है दैट मैकेनिकल एडवांटेज, ये नया फॉर्मूला है जो हम लोग को काफी न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। मैकेनिकल एडवांटेज विल बी योर एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे हम लोग आ गए, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज इज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ये काफी सारे न्यूमेरिकल्स में हम लोग को ये फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, सो आई वांट यू टू नोट इट डाउन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम लोग ने लीवर डिस्कस कर लिया और लीवर से एक और फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज we have to discuss how can we classify levers into three types. So basically levers are classified into three different types and those three types are called classes, ठीक है। तो class 1, class 2 and class 3 lever होता है, ठीक है। there are three classes, class 1, class 2 and class 3। तो मैं तीनों को लिख देता हूं। ये होगा आपका क्लास 1 लीवर, ये होगा आपका क्लास 2 लीवर एंड दिस विल बी योर क्लास 3 लीवर, ठीक है। अभी क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर और क्लास 3 लीवर में फर्क क्या होता है? तो क्लास 1 लीवर की मैं बात करता हूं सबसे पहले। सो लेट अस से दिस इज योर लीवर एंड यहां पे आपका फलक्रम है, ठीक है। तो कोई एक साइड पे आपका लोड रहेगा तो दूसरे साइड पे आप एफर्ट लगाओगे, राइट। मतलब कि फलक्रम के एक साइड पे लोड और दूसरे साइड पे एफर्ट। ऐसा भी हो सकता है कि एफर्ट यहां पे लिया और लोड यहां पे लिया, बात वही है। यहां पे फोकस ये रखना है कि क्लास 1 लीवर वो लीवर होगा जिसका फलक्रम एफर्ट और लोड के बीच में होना चाहिए। अगर आपका फलक्रम एफर्ट और लोड के बीच में है तो दैट मींस इट इज अ क्लास 1 लीवर, ठीक है। अब क्लास 2 लीवर की बात करते हैं। तो क्लास 2 लीवर में क्या होता है, फलक्रम आपके एक एंड पे होता है। वो लीवर के कोई भी एक एंड, यहां पे या तो यहां पे आपका फलक्रम होगा, ठीक है। बीच में आपका लोड होगा और एक साइड पे आपका एफर्ट होगा। मतलब फलक्रम एंड योर एफर्ट विल बी इन द एंड, ठीक है, एंड लोड आपका बीच में होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो देन आई कैन कॉल दिस लीवर एज अ क्लास 2 लीवर। समझ में आया? ये एकदम सिंपल है। फलक्रम एक एंड पे होना चाहिए, एफर्ट दूसरे एंड पे होना चाहिए और लोड बीच में होना चाहिए। तो दैट मीन्स दिस इज अ क्लास 2 लीवर। अब क्लास 3 लीवर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो क्लास 3 लीवर में फलक्रम एक एंड पे होता है, अब बीच में आपका एफर्ट आएगा। अभी एफर्ट को मैं डायरेक्शन नहीं दे रहा हूं, लेकिन चलो लोड यहां पे है, एक एंड पे लोड होगा और एक एंड पे आपका एफर्ट होगा। अभी मैं ये एरोस क्यों ड्रॉ कर रहा हूं वो मैं बाद में समझाता हूं। तो फिलहाल के लिए आई विल रिमूव द एरोस, ठीक है, एंड आई विल जस्ट हेल्प यू अंडरस्टैंड कि पोजीशन किसका कहां पे होगा, ठीक है। तो क्लास 3 लीवर कौन सा लीवर होगा? जिसमें फलक्रम और लोड एंड्स पे होंगे और एफर्ट सबके बीच में होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम्स देख के हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 लीवर है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द फलक्रम एंड एफर्ट और फलक्रम एंड लोड, ठीक है। फलक्रम अगर बीच में है तो दैट मींस इट इज अ क्लास 1 लीवर। फलक्रम एक एंड पे है और लोड आपका दूसरे एंड पे है और एफर्ट बीच में है, दैट मींस इट इज अ क्लास 3 लीवर।
और अगर फल्क्रम एक एंड पे है, एफर्ट दूसरे एंड पे है और बीच में लोड है, तो दैट मीन्स इट इज योर क्लास 2 लीवर। ठीक है, इतना हम लोग समझ लेते हैं। अब ये तीनों टाइप के लीवर्स का मैं वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज का कंसेप्ट बताऊंगा, जिससे आपको ये आइडिया आएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज फॉर क्लास 1 लीवर कितना हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज फॉर क्लास 2 लीवर कितना हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज फॉर क्लास 3 लीवर कितना हो सकता है। सेम वेलोसिटी रेशियो हर एक क्लास ऑफ लीवर का क्या होगा। ठीक है, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, करेक्ट, इनटू 100 कर लेते हैं। मैं परसेंटेज एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। अब अगर कोई मशीन का एफिशिएंसी 100% है, दैट मीन्स व्हाट, इट इज एन आइडियल मशीन। तो मतलब यहां पे 100% लिख दूंगा, इज इक्वल टू MA अपॉन VR इंटू 100। अभी ये 100 कैंसिल हो गया, VR को यहां पे भेज दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इक्वल टू VR। तो मतलब मुझे ये पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इक्वल टू VR फॉर ए 100% efficient मशीन। ठीक है, तो ये तो मुझे पता चल जाता है कि चलो अगर एफिशिएंसी किसी ने बोल दिया कि 100% है, मतलब वो आइडियल मशीन है, मतलब उसका जो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू होगा, द सेम विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, अब इन रियल लाइफ क्या होता है, रियल लाइफ में एफिशिएंसी 100% नहीं होगा, करेक्ट। सो लेट्स से 100% नहीं है, मतलब 90% है, मतलब लेट्स से इट इज 90%। तो 90% मतलब 90 अपॉन 100, ठीक है, लिखूंगा, विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, अब क्या होगा, दिस विल बिकम 0.9। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 0.9 टाइम्स वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज will always be lesser than the velocity ratio for real machines। तो याद रखना हमेशा कि वेलोसिटी रेशियो से हमेशा कम वैल्यू होगा मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर रियल मशीन, फॉर एनी नंबर, मतलब कोई भी एफिशिएंसी रहने दो, 90%, 99%, 99.99% हो, 50, 60, 40, 30 जो भी परसेंटेज हो, मैकेनिकल एडवांटेज विल ऑलवेज बी लेस देन द वेलोसिटी रेशियो। वन मोर थिंग, एक आइडियल मशीन का, अगर मैं एक आइडियल कार लेता हूं, ठीक है, तो एक आइडियल कार का एफिशिएंसी कितना होगा, 100%। अभी मैं रियल लाइफ की एक कार की बात करता हूं, उसमें एफिशिएंसी माइट बी ओनली 80%, ठीक है, लेकिन दोनों केस में वेलोसिटी रेशियो सेम होगा। ठीक है, रियल लाइफ में मैकेनिकल एडवांटेज आपका वेलोसिटी रेशियो से कम हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एन आइडियल केस में आपका वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज सेम होगा। रियल लाइफ में मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस बट वेलोसिटी रेशियो विल बी सेम एज दैट ऑफ आइडियल मशीन। मतलब एक और चीज हम लोग को पता चलती है, दैट वेलोसिटी रेशियोज वैल्यू does not change। मैकेनिकल एडवांटेज आपका एफिशिएंसी की वजह से चेंज हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस एंड दिस फैक्ट। ठीक है, अभी हम लोग समझ लो यहां पे एक पुली बनाते हैं, मैं थोड़ा ये वाला इरेज कर देता हूं, यहां पे बता देता हूं। ठीक है, अभी यहां पे एक फिक्स सरफेस है, वहां से मैंने एक पुली को कनेक्ट किया है। अब इस पुली का एक रस्सी किसी के हाथ में है, ठीक है, ठीक है, एक बंदे के हाथ में है,
और दूसरा रस्सी में एक बकेट है, रस्सी के दूसरे एंड पे एक बकेट है। अब ये बंदा इस डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और ये बकेट ऊपर जाएगा। अभी मुझे एक बात बताओ कि अगर इसने रस्सी को 2 फीट नीचे खींचा तो बकेट 2 फीट ऊपर आएगा, करेक्ट? ऐसा तो नहीं है ना कि रस्सी को 4-5 फीट खींच लिया और दूसरे एंड पे बकेट सिर्फ 2 ही फीट ऊपर आएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जितना मैं रस्सी को नीचे खींचूंगा उतना ही बकेट ऊपर आएगा। तो दैट मीन्स ये मेरा लोड है, ये यहाँ पे मेरा एफर्ट है। अगर मेरा एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अगर 2 फीट है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड DL विल ऑल्सो बी 2 फीट, करेक्ट? अब वेलोसिटी रेशियो क्या होगा मेरा? वेलोसिटी रेशियो विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो ये क्या हो जाएगा 2/2 मतलब वैल्यू 1। तो मुझे ये पता चला कि वेलोसिटी रेशियो इसका 1 है, ठीक है? अब मैं इसका, ये पुली को मैं आइडियल मशीन कंसिडर करता हूं, मतलब ये पुली में 100% एफिशिएंसी है, ठीक है? अभी अभी हम लोग ने देखा था कि 100% एफिशिएंसी है अगर, तो उस केस में क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इक्वल टू योर वेलोसिटी रेशियो। अभी ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं तुम लोग को। हाँ दिख रहा है, ठीक है, चलो। सो इन केस ऑफ 100% एफिशिएंसी, इफ efficiency is equal to 100%, that means mechanical advantage will be velocity ratio। अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूं कि ये पुली आइडियल पुली है या आइडियल मशीन है, तो मतलब जो वेलोसिटी रेशियो मिला वही हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होगा। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं MA विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1, करेक्ट? अब मुझे मैकेनिकल एडवांटेज 1 मिला, मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट होता है। यस, ये फॉर्मूला है। तो अगर MA का वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करता हूं तो 1 विल बी इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, तो देयरफॉर मैं बोलूंगा लोड विल बी इक्वल टू एफर्ट, करेक्ट? अब इन आइडियल कंडीशन में, इन दिस केस, इन द आइडियल केस, मुझे ये पता चलता है दैट लोड इज इक्वल टू एफर्ट। मतलब अगर वो बकेट का लोड इज इक्वल टू 10 kg वेट, तो मतलब मुझे एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा? सेम एज दैट ऑफ लोड। तो मतलब मुझे एफर्ट भी 10 किलोग्राम वेट का ही लगाना पड़ेगा। अगर वो बकेट का वेट इज 100 न्यूटन तो मेरा एफर्ट भी 100 न्यूटन होगा, करेक्ट? बट नाउ आई से कि आइडियल मशीन तो एग्जिस्ट नहीं करता, वी ऑल नो। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत फ्रिक्शन कहीं ना कहीं आता है जिसमें एनर्जी लॉस हो जाता है। तो इसका मतलब अगर इसका लोड इज 100 न्यूटन, ठीक है? तो 100 न्यूटन का लोड में डिस्प्लेसमेंट होता है 10 फीट, 10 मीटर समझ लो। तो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1000। तो वर्क डन मेरा कितना हो गया? 1000 जूल्स का। तो क्या इस केस में मुझे 1000 जूल्स का एफर्ट डालना पड़ेगा? नहीं, मेरे को ज्यादा डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा ज्यादा डालूंगा ना, लेट्स से 1010 जूल्स का मैं डालता हूं, तो वो एक्स्ट्रा 10 जूल्स ऑफ एनर्जी विल बी यूज्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन। अभी ये फ्रिक्शन कहां पे होगा? देखो, तो ये जो पुली है, मैं पुली को यहाँ पे बनाता हूं। ये जो पुली है उसका सेंटर में यहाँ पे एक एक्सल होता है, एक रॉड होता है, ठीक है? इस रॉड के अबाउट वो पुली का जो डिस्क है वो गोल घूमता है, राइट? तो यहाँ पे जो एक्सल है उसके आसपास उसके बेरिंग्स होंगे जिसके हेल्प से ये फ्रीली रोटेट करता है। तो ये बेरिंग्स जब रोटेट होंगे तो इनके बीच में भी फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। प्लस अभी ये जो रस्सी है वो इसके ऊपर से हम लोग डालते हैं ना, तो पुली के ऊपर जब रस्सी को आप घुमाते हो तो रस्सी, दैट रोप इज इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द पुली, तो मतलब वहां पे भी फ्रिक्शन होगा। तो मतलब यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह पे फ्रिक्शन मिल रहा है मुझे। तो बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन व्हाट विल हैपन? बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन मेरा थोड़ा एनर्जी लॉस हो जाएगा। एनर्जी लॉस होएगा तो मतलब क्या होगा? मुझे थोड़ा ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। दैट एक्स्ट्रा एफर्ट दैट आई पुट विल बी यूज्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन। तो मतलब अगर वो 100 न्यूटन्स का लोड अगर मुझे उठाना है तो शायद मुझे 105 न्यूटन्स का फोर्स लगाना पड़ेगा। मेरा एफर्ट उससे ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा वाला जो एफर्ट मैंने लगाया है
दैट विल बी यूज्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन, एंड बाकी का जो 100 न्यूटन है वो इसको उठाने के लिए लगेगा। तो इस केस में मेरा एफर्ट इज लेट्स से 110 न्यूटन्स एंड लोड मेरा कितना हो गया 100 न्यूटन्स है, ठीक है। तो इन दिस केस मेरा क्या हो जाएगा, एफर्ट इज ग्रेटर देन लोड, करेक्ट। तो अभी इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं मैकेनिकल एडवांटेज की फॉर्मूला में, लोड अपॉन एफर्ट, लोड मेरा 100, दिस इज 110, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए इसको मैं 200 बना देता हूं, मेरा एफर्ट को 200 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एफर्ट मेरा 200 न्यूटन का हो गया, 100 न्यूटन मेरा ज्यादा चला गया, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 0.5 मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इन रियल लाइफ मेरे को 1 नहीं मिला, जो कि मेरा वेलोसिटी रेशियो है। अब रियल लाइफ में भी एक चीज तो कंफर्म है कि जितना मैं लोड को ऊपर लूंगा उतना ही मेरा एफर्ट भी नीचे आएगा, मतलब जितना मैं रस्सी को नीचे खींचूंगा उतना ही लोड ऊपर आने वाला है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इन इवन इन द रियल केस सिनेरियो। तो मतलब ये दोनों रियल केस में भी इक्वल होंगे। अगर दोनों इक्वल है 2 फीट 2 फीट, तो वेलोसिटी रेशियो विल बी इक्वल टू 1 इन रियल लाइफ। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज इज नॉट 1 इन रियल लाइफ। इन रियल लाइफ मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, 0.5 हो गया। मतलब क्या, कोई एक मशीन का आप आइडियल केस लोगे ना, तो इन दैट आइडियल केस वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज विल बी द सेम। बट अभी उस सेम मशीन का मैं रियल लाइफ सिनेरियो जब देखूंगा तो वेलोसिटी रेशियो विल बी दैट ऑफ द आइडियल केस, बट मैकेनिकल एडवांटेज विल नॉट बी दैट ऑफ द आइडियल केस, इट विल बी लेस देन दैट ऑफ द आइडियल केस। मतलब वेलोसिटी रेशियो मेरा आइडियल केस में जो था 1, रियल लाइफ में भी वेलोसिटी रेशियो मेरा 1 ही होगा, इट विल नॉट चेंज। आइडियल मशीन कंसिडर करो या रियल मशीन कंसिडर करो, वेलोसिटी रेशियो डज नॉट चेंज। इसलिए मैंने लिखा वेलोसिटी रेशियोस वैल्यू डज नॉट चेंज with respect to real और आइडियल मशीन। मतलब उस मशीन का आप आइडियल केस कंसिडर करो या उस मशीन का रियल लाइफ केस कंसिडर करो, वेलोसिटी रेशियो दे चेंज नहीं होगा, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज में आपके लोड और एफर्ट आते हैं, और यहाँ पे रियल लाइफ में आपको हमेशा थोड़ा एफर्ट ज्यादा ही लगाना पड़ता है टू ओवरकम फ्रिक्शन। कोई भी मशीन में फ्रिक्शन होगा ही होगा, और उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज हम लोग का एफर्ट लोड से ज्यादा हो जाता है, एफर्ट अपना लोड से ज्यादा हो जाता है, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू कम हो जाता है। समझ में आया? इन दिस केस ये जो मैंने कंसेप्ट लिखा था ना, ये और ये मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन वी आर फॉर रियल मशीन्स, ये फैक्ट है, ठीक है। ये दो केस को समझाने के लिए मैंने ये पुली वाला कंसेप्ट आपको बताया, ठीक है। तो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो मैं डिस्कस करने वाला था। कि अभी मैं जितने भी केस बताऊंगा वो सब आइडियल केस है, वही कंसिडर करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। मतलब ये तीनों जो लीवर मैंने बनाए हैं, ये तीनों लीवर आइडियल है, समझ लो, ऐसा ही समझेंगे हम लोग, ठीक है। अब अगर ये तीनों लीवर आइडियल है तो किसका मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू कितना होगा? अभी ये तो एक सिंपल लीवर है, जितना अभी अगर ये एफर्ट और फल्क्रम, ठीक है, एग्जैक्टली अगर बीच में क्लास 1 में 3 केसेस हो सकते हैं। देखो ये लीवर है, लीवर के एग्जैक्टली बीच में अगर फल्क्रम है, ठीक है, यहाँ पे एफर्ट और यहाँ पे लोड, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, करेक्ट। तो इन दिस केस ये जो लीवर है आपको क्या कर रहा है, अगर जितना आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है उतना ही अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट भी है, तो मतलब आपका वेलोसिटी रेशियो 1 है। मतलब वेलोसिटी रेशियो 1 किस मशीन का होता है? सिर्फ उस मशीन का होता है जो आपको एफर्ट एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में लगाने के लिए हेल्प करे।
ठीक है, वो आपके एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प कर रहा है, बाकी आपको कोई एडवांटेज नहीं दे रहा। तो इन दिस केस मैं क्या लिखूंगा, इफ displacement of load is equal to displacement of effort, therefore I can say velocity ratio will be equal to 1 and therefore mechanical advantage will be equal to 1। ठीक है, तो केस वन में ये है। ठीक है, अभी केस टू, अभी मैं क्लास वन लीवर के ही केस बता रहा हूं, फर्स्ट केस। अभी सेकंड केस, अगर समझ लो इफ dl इज ग्रेटर देन de, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बड़ा है तो मतलब सेकंड केस का कैसे हो जाएगा डायग्राम, मैं बना देता हूं वापस से। फलक्रम यहां पे है, ठीक है, यहां पे एफर्ट है एंड यहां पे आपका लोड है, तो आपका लोड आर्म का लेंथ देखो ज्यादा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आपका बड़ा हो गया, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आपका एफर्ट हो गया, करेक्ट। तो अभी मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि दिस विल बी माई लोड आर्म, इसको लोड आर्म भी लिख सकते हैं ना, और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट की जगह पे मैं इसको एफर्ट आर्म लिख देता हूं। अभी मुझे पता है अगर आइडियल केस है तो मतलब जो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू है वही वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू है। तो नाउ इन दिस केस क्या हो जाएगा, आपका लोड आर्म इज बिगर देन एफर्ट आर्म, यहां पे मैं लिख देता हूं लोड आर्म इज बिगर देन एफर्ट आर्म। तो अभी हम लोग ने एक फॉर्मूला लिखा था जस्ट कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, करेक्ट। तो अगर लोड आर्म बड़ा है तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू विल बी लेस देन 1। तो यहां पे लिखूंगा मैं मैकेनिकल एडवांटेज मेरा हो जाएगा विल बी लेस देन 1। अब मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है तो मतलब क्या हो जाएगा, ये दिस लीवर विल बी अ लीवर विच हेल्प्स अस गेट गेन इन स्पीड। ठीक है, अब केस 3 ले लेता हूं, लीवर 1 का ही केस 3। ठीक है, क्लास 1 लीवर का तीसरा केस क्या होगा कि ये लीवर में फलक्रम तो देखो इस केस में भी बीच में था, इस केस में भी बीच में है, थर्ड केस में भी मैं बीच में ही रखूंगा। ठीक है, अब होगा क्या, आपका जो एफर्ट आर्म है और आपका जो लोड आर्म है दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां पे अपने को ये पता चलेगा कि एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। तो मैकेनिकल एडवांटेज के हिसाब से क्या हो जाएगा, दिस विल बी ग्रेटर देन 1। क्यों, क्योंकि अगर आपका लोड आर्म छोटा है मतलब आपका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा, तो मतलब दिस मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, करेक्ट। अब मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 है तो मतलब ये कौन सा मशीन है, ये एक ऐसा मशीन है जो आपके फोर्स को मल्टीप्लाई करेगा, तो मतलब दिस विल बिकम अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो हम लोग ने ये देखा कि क्लास 1 लीवर तीनों रोल परफॉर्म कर सकता है। तीनों रोल मतलब वो आपको एज अ फोर्स मल्टीप्लायर भी काम करके देगा, अगर आपको चाहिए गेन इन स्पीड तो वो भी करके देगा, अगर आपको सिर्फ आपके एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करना है इन योर ओन कन्वीनियंट डायरेक्शन तो वो भी करके देगा। तो केस 1 में आपका ये चेंज इन डायरेक्शन में हेल्प करता है, केस 2 में आपको गेन इन स्पीड दे रहा है, केस 3 में आपको फोर्स मल्टीप्लायर दे रहा है। तो एग्जाम्पल में आपको बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ मशीन्स के बारे में बताएंगे, वो सभी क्लास 1 लीवर होंगे लेकिन दे ऑल विल नॉट बी जस्ट अ फोर्स मल्टीप्लायर और जस्ट अ गेन इन स्पीड। क्लास 1 लीवर तीनों रोल परफॉर्म कर सकते हैं। अभी व्हाट विल बी द एग्जांपल्स ऑफ क्लास 1 लीवर, ठीक है, इतना आप वीडियो को पॉज करके ये और ये इतना आप लिख लो, ठीक है। दिस इज केस 1 का डायग्राम, दिस इज केस 2 का डायग्राम, दिस इज केस 3 का डायग्राम, इतना आप नोट कर लो। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है।
तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्लास 1 लीवर के एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो क्लास 1 लीवर का एग्जाम्पल है, सबसे पहले एग्जाम्पल सिजर। सिजर में आपको गेन इन स्पीड मिलता है, याद रखना। दूसरा है शियर। शियर में आपको फोर्स मल्टीप्लायर वाला फंक्शन मिलता है, ठीक है। फिर दूसरा एक स्ट्रेट सिंपल लीवर, एक रॉड भी यूज कर सकते हो। फिर देन देयर इज दिस थिंग कॉल्ड अ क्रोबार। तो दैट इज ऑल्सो अ फोर्स मल्टीप्लायर। देखो कैसे होता है। अभी सिजर्स की बात करते हैं। तो सिजर में आपका जो फल्क्रम इज योर रिवेट, ठीक है, जहां पे वो बीच में एक बोल्ट या नट जैसा नहीं लगता आपको, वो सिजर में बीच में जो हैंडल और ब्लेड के बीच में होता है, जो कनेक्ट करता है दोनों को, दैट बिकम्स योर फल्क्रम। ये आपका फल्क्रम है। यहाँ पे आपका एफर्ट लगेगा। तो एफर्ट से लेके फल्क्रम तक दिस डिस्टेंस बिकम्स योर एफर्ट आर्म। अब जो आपकी ब्लेड्स है वो कुछ ऐसी होंगी, ठीक है। तो फल्क्रम से लेके यहां तक दिस बिकम्स योर लोड आर्म। अभी कौन बड़ा है, लोड आर्म बड़ा है या एफर्ट आर्म बड़ा है? लोड आर्म बड़ा है। तो व्हेन लोड आर्म इज ग्रेटर देन योर एफर्ट आर्म, तो मतलब मैकेनिकल एडवांटेज विल बिकम लेस देन 1। डिनोमिनेटर बड़ा है, लोड आर्म बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, एफर्ट आर्म छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है तो पूरा रेशियो का वैल्यू विल बी लेस देन 1। 0 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा आपको। तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हुआ, मतलब क्या हुआ, वो आपको गेन इन स्पीड दे रहा है। तो सीजर से आप कपड़े को फटाफट काट सकते हो। यस। अब शियर की बात करते हैं। तो शियर में आपके हैंडल्स बहुत बड़े होते हैं, और आपका जो कटिंग ब्लेड होगा ना, वो बहुत छोटा होगा, इतना ही होगा। शियर बोल लो या प्लायर बोल लो, जो हम लोग वो इलेक्ट्रिशियन को देखते हैं प्लायर वगैरह यूज करने के लिए। तो शॉर्ट नोज प्लायर को आप फोर्स मल्टीप्लायर होगा। क्यों? देखो ये फल्क्रम हो गया, यहाँ पे आप मेटल शीट को डालोगे तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया, लोड आर्म हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका एफर्ट आर्म हो जाएगा। अभी एफर्ट आर्म न्यूमरेटर में, एंड एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर विच इज योर लोड आर्म। तो ये नंबर विल बी मोर देन 1। इसका रेशियो लूंगा तो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू मुझे मोर देन 1 आएगा। सो दैट मीन्स दिस शियर विल बी अ फोर्स मल्टीप्लायर, क्योंकि उसका मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन 1। सीजर्स का मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, तो मतलब वो गेन इन स्पीड। क्रोबार। अभी क्रोबार क्या होता है? क्रोबार एक बेंट बार होता है ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे एक समझ लो एक कोई खिल्ली है, ठीक है। तो एक बेंट हैमर का भी और क्रोबार का भी सेम कंसेप्ट होगा। देखो आप कहाँ से पकड़ने वाले हो, यहाँ से पकड़ने वाले हो, तो ये आपका एफर्ट हो गया। ये पॉइंट आपका फल्क्रम है, तो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म हो गया। थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ यार, एक तो कुछ भी नहीं समझेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फल्क्रम है एट दिस पॉइंट, मतलब यहाँ पे फल्क्रम है, यहाँ पे एफर्ट है। तो एफर्ट से लेके फल्क्रम तक दिस डिस्टेंस इज योर एफर्ट आर्म। एंड ये नेल जो है यहाँ पे जो खिल्ली घुसा हुआ है, दिस नेल इज योर लोड, राइट। ये आपका लोड है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लोड आर्म हो जाएगा। तो एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1। मतलब एक बेंट क्रोबार या फिर एक हैमर होता है, काफी हैमर्स अगर आपने देखे होंगे ना, तो ऐसे होते हैं वो। ठीक है। तो मतलब ये एंड से आपको खिल्ली को ठोकना है, लेकिन अगर कोई गलती से खिल्ली आपने डाल दिया और उसको निकालना है, तो इसके पीछे के एंड को आप यूज करोगे। तो जब आप पीछे के एंड को कैसे ना, वो उसको नेल के अंदर स्लाइड करना है, देन यू टर्न इट, तो वो निकाल देगा उस नेल को। तो इन दिस केस ये दोनों फोर्स मल्टीप्लायर्स के एग्जांपल्स है। एंड ऑल दीज 3, 1, 2 एंड 3,
ये तीनों एग्जांपल क्लास 1 लीवर का है। क्यों? क्योंकि तीनों केस में फलक्रम बीच में आएगा। देखो यहाँ पे आपका फलक्रम यहाँ पे है, यहाँ पे आपका फलक्रम बीच में है, यहाँ पे भी फलक्रम बीच में है, और दोनों साइड पे लोड और एफर्ट है। तो मतलब ये क्या हो गया, ये क्लास 1 लीवर हो गया। ठीक है, अब क्लास 2 लीवर्स की बात करते हैं हम लोग। बाकी के बहुत सारे एग्जांपल्स है क्लास 1 लीवर के, वो आप टेक्स्ट बुक में से देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, अब क्लास 2 लीवर की बात करते हैं। अब देखो यहां पे अगर आपका लोड है, दिस डिस्टेंस बिकम्स योर लोड आर्म, एंड यहां से लेके यहां तक दिस डिस्टेंस बिकम्स योर एफर्ट आर्म। तो लोड आर्म छोटा है, एफर्ट आर्म बड़ा है। एफर्ट आर्म बड़ा है मतलब न्यूमरेटर बड़ा, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1। तो यहां पे लिखूंगा मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन 1, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास 2 लीवर्स आर ऑलवेज फोर्स मल्टीप्लायर्स। तो आप बोलोगे क्या सर, हम लोग ने अभी अभी वो शियर देखा था, क्या वो क्लास 2 लीवर हो गया क्योंकि वो भी फोर्स मल्टीप्लायर है? नहीं, वो क्लास 1 लीवर है जो फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें फलक्रम बीच में है। ये एक ऐसा फोर्स मल्टीप्लायर है जिसमें फलक्रम एक एंड पे है और मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 है। तो इसीलिए मैं इसको क्या कहूंगा, इस क्लास 2 लीवर को मैं क्या कहूंगा, अ फोर्स मल्टीप्लायर लीवर। अभी इसका एक सिंपल एग्जांपल दूं मैं, एक व्हील बैरो का। ठीक है, तो व्हील बैरो क्या होता है कि एक रॉड है, ठीक है, यहां पे ऊपर एक कटोरा होता है, ठीक है, एंड ये रॉड के दूसरे एंड पे यहां पे एक व्हील होता है। ठीक है, तो जो व्हील है, देखो ये पूरा व्हील बैरो इस व्हील के एक्सेल के अबाउट टर्न होगा ना, मतलब ये कैसा टर्न होगा, ऐसे। तो अभी मैं लोड क्या मैं बीच में रखता हूं। ये आपने ज्यादा करके ये डिवाइस कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा होगा, तो बेचारा वो कंस्ट्रक्शन वर्कर उसमें वो ईंट पत्थर सब भारी भारी सामान लेके रख के यहाँ पे जाता है और इसको उठा के फिर ऐसे चल के जाएगा, राइट। तो मतलब लोड यहाँ पे है और वो एफर्ट कहां से लगा रहा है, यहां से लगा रहा है। तो देखो यहां से लेके यहां तक दिस डिस्टेंस बिकम्स योर लोड आर्म, एंड फलक्रम से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस बिकम्स योर एफर्ट आर्म। एक मिनट, हाँ सॉरी, वो एक्चुअली दरवाजे पे कोई था तो इसके लिए। सो नाउ दिस बिकम्स अ फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट आर्म बड़ा है। नाउ वन मोर एग्जांपल इज दैट ऑफ अ बॉटल ओपनर, ठीक है। मेरा डायग्राम तो बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक होता है, तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। नाउ दिस इज द बॉटल, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे उसका ढक्कन है ये, तो एक बॉटल ओपनर लगाता हूं ना मैं जब, तो कैसा होता है, ऐसा कुछ होगा, राइट। तो अभी बॉटल ओपनर को जब हम लोग यूज करते हैं ढक्कन को ओपन करने के लिए, तो दिस पॉइंट बिकम्स आवर फलक्रम। कैसे, देखो ये अगर बॉटल ओपनर का टॉप मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसको मैंने ढक्कन पे यहाँ पे लगाया, फंसाया। अब जब मैं इसको खोलता हूं तो ये पॉइंट के अबाउट टर्न होता है, ठीक है। सो दिस बॉटल ओपनर का टर्निंग पॉइंट क्या है, ये है यहाँ पे, विच इज दिस पॉइंट, एंड इसको फिर यहाँ पे रख के ऐसे ओपन करोगे ना, तो ये पॉइंट फिक्स हो जाता है, तो दैट इज आवर फलक्रम। लोड कहां पे होगा, यहाँ पे होगा लोड, ये आपका फलक्रम है, ठीक है। लोड आपका यहाँ पे होगा, तो ये डिस्टेंस आपका लोड आर्म हो गया, ठीक है। एंड एफर्ट आप यहां पे पकड़ के लगा रहे हो, ठीक है, एफर्ट आप ऊपर के डायरेक्शन में लगाओगे ना, तो दिस बिकम्स योर एफर्ट आर्म। अभी देखो एफर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म छोटा है, तो दिस बिकम्स अ फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। व्हील बैरो, एक बॉटल ओपनर, और फिर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आपको फोर्स मल्टीप्लायर का एक दिखाते हैं। एक सिंपल एक और एग्जांपल है नट क्रैकर का, ठीक है।
तो नट क्रैकर में यहाँ पे आपका फलक्रम होगा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर का रॉड रहता है, बीच में यहाँ पे कुछ रहता है, एंड देन दिस इज दिस, ठीक है, या लेमन स्क्वीजर या नट क्रैकर भी बोल सकते हो। तो नींबू पानी वाले में पता है ये ऐसा नीचे ऐसा होता है, तो यहाँ पे आप अपना लेमन रख दो, ठीक है, तो लेमन इज योर लोड, ठीक है, और आप एफर्ट कहाँ पे लगा रहे हो, यहाँ पे लगा रहे हो एफर्ट, दिस इज योर एफर्ट, ये आपका फलक्रम है, ठीक है, तो फलक्रम से लेके लोड तक दिस बिकम्स योर लोड आर्म एंड दिस बिकम्स योर एफर्ट आर्म। तो आपका एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन द लोड आर्म, तो ये फोर्स मल्टीप्लायर हो जाता है। नट क्रैकर देखो, अभी हम लोग के पास अखरोट का जो पूरा रहता है ना शेल, वो ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, तो उसको हम लोग एक नट क्रैकर में डाल के कर दें। क्यों? क्योंकि अपने पास उतना फोर्स नहीं है हाथों में कि हम लोग ने ऐसे तोड़ दिया। सो वी यूज अ डिवाइस विच विल हेल्प अस मल्टीप्लाई आवर फोर्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया क्लास 2 लीवर्स का। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्लास 3 लीवर्स। अभी क्लास 2 लीवर्स हम लोग ने देख लिया, दे आर ऑलवेज फोर्स मल्टीप्लायर्स, ठीक है। क्लास 3 लीवर्स आर ऑलवेज फोर्स मल्टीप्लायर्स। नाउ क्लास 2 लीवर्स, क्लास 3 विल बी ऑलवेज those devices which will help us get gain in speed। अब ये कैसे होता है देखो, फलक्रम एक एंड पे है, लोड दूसरे एंड पे है, तो मेरा लोड आर्म ये हो गया इतना बड़ा, और एफर्ट आर्म मेरा सिर्फ इतना ही है। सो लोड आर्म बड़ा है, एफर्ट आर्म छोटा है, लोड आर्म बड़ा है, एफर्ट आर्म छोटा है, तो मतलब दिस मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन 1। तो यहां पे लिखना पड़ेगा लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म, so therefore mechanical advantage will be less than 1। तो therefore आपका ये डिवाइस हो जाता है गेन इन स्पीड वाला, ठीक है। काफी बार स्कूल्स में या मतलब ऐसे बच्चे कैजुअली इसको स्पीड मल्टीप्लायर बोल देते हैं, ठीक है। तो कैजुअली बोलने के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम में कभी मत बोलना। एग्जाम में यू ऑलवेज हैव टू राइट दिस डिवाइस विल हेल्प अस गेट गेन इन स्पीड, ठीक है। ये गेन इन स्पीड देता है अपने को, स्पीड मल्टीप्लायर जैसा कोई चीज नहीं होता, ठीक है। बोलने के लिए ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं, बट इट इज एडवाइस के बोलो ही मत, नहीं तो कभी कभी गलती से क्या एग्जाम में भी वो आदत के मारे स्पीड मल्टीप्लायर लिख के आओगे और आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो गेन इन स्पीड इज द राइट टर्म टू बी यूज। अब क्लास 3 लीवर्स के एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं, तो घर पे मम्मी जो चपाती बनाती है उसके लिए जो चिमटा यूज करते हैं ना, अभी मुझे पता नहीं एग्जैक्टली हिंदी में और कौन से वर्ड है, मैं तो हम लोग के घर पे चिपियो बोलते हैं गुजराती में। तो वो क्या होता है, दैट इज जस्ट अ फ्लैट डिवाइस, और ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको ये आपका ये पॉइंट फिक्स हो जाता है फलक्रम, ठीक है। मम्मी कहाँ से पकड़ती है, यहाँ से पकड़ती है, तो ये अपना एफर्ट पॉइंट हो गया, तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, एफर्ट आर्म हो गया। एंड जो लोड है, जो चपाती है, वो आपको लास्ट में यहाँ पे आप कहीं पे चपाती रखोगे ना, तो यहाँ पे आपका लोड हो गया। तो देखो फलक्रम से लेके लोड तक दिस बिकम्स योर लोड आर्म। तो अभी मुझे देख के पता चल जाता है कि लोड आर्म मेरा बड़ा है एज कम्पेयर टू माई एफर्ट आर्म, तो लोड आर्म इज ग्रेटर देन माई एफर्ट आर्म। तो मतलब क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन 1। तो मतलब क्या हो गया, ये गेन इन स्पीड दे रहा है। समझ में आया ये? अभी जहां पे मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, मतलब वेलोसिटी रेशियो भी सेम ही है, क्योंकि मैं तीनों केस में आइडियल मशीन ही कंसिडर कर रहा हूं। तो जो वैल्यू मैकेनिकल एडवांटेज का है वही वैल्यू आपको वेलोसिटी रेशियो का भी अज्यूम करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आपको फायर टोंग्स आर ऑल्सो द सेम थिंग। फायर टोंग्स क्या होता है ना, कभी गर्मा गर्म मेटल ऑब्जेक्ट को आपको उठा के कहीं और रखना होता है, तो यू यूज अ फायर टोंग, जो कि एक चिपियाई है, ठीक है। फिर दूसरा है ब्रेक पेडल वाला। तो देखो यहाँ पे आपका वो पेडल का जो फलक्रम होता है वो है, यहाँ पे आपका वो लीवर है, एंड यहाँ से वो फ्लूइड ऊपर जाता है। तो अभी देखो आप यहाँ पे आप अपना लेग रखोगे, ठीक है, ठीक है, ये आपका जूते का पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, तो ये फलक्रम हो गया। यहाँ पे आप अपना एफर्ट लगा रहे हो, और लोड आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है लोड। तो फलक्रम से लेके लोड तक ये आपका लोड आर्म बड़ा, एफर्ट आर्म छोटा। सो दिस इज अ डिवाइस विच हेल्प्स अस गेट गेन इन स्पीड, और ये क्लास 3 लीवर है, ठीक है। दूसरा एक और टाइप का क्लास 3 लीवर, ठीक है, इज योर शॉर्ट आर्म ओर। शॉर्ट आर्म ओर मतलब क्या, ओर ORE वाला नहीं, OAR वाला। जो बोट्स होते हैं ना, वो आपने देखा होगा कि केरला में एक फेस्टिवल होता है जिसमें एक बहुत ही लंबा बोट होगा, जिसमें 50 जितने आदमी बैठते हैं,
एंड सबके हाथ में दे हैव दोज शॉर्ट ओर्स, ठीक है। तो वो हाथ में ऐसे करके फटाफट फटाफट उसको मूव करता है एंड बोट आगे जाता है, राइट। तो वो शॉर्ट ओर को अगर आप देखोगे तो इफ आई वर टू ड्रॉ दैट, तो उसका कैसा डिजाइन कैसा है, उसको पकड़ते कैसे, और वो क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर या गेन इन स्पीड वाला डिवाइस है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे वो ओर होता है, राइट। तो जो बंदा होता है उसका एक हाथ यहाँ पे बीच में पकड़ेगा और दूसरा हाथ ऐसे ऐसे रखेगा, एक हाथ यहाँ पे और दूसरा हाथ यहाँ पे, और ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो मतलब वो मूव कौन से हाथ से कर रहा है, ये वाले हाथ से, ठीक है। रुको, मेरे पास एक बड़ा डिवाइस है, उससे समझेगा तुमको। तो देखो ये मेरा ओर है, ठीक है, जो पानी के अंदर जाता है, और ये मेरा हाथ में ऐसे पकड़ के मैं इसको ऐसे ऐसे मूव करूंगा। तो देखो पानी मुझे यहाँ पे कांटेक्ट में है, पानी इज गिविंग मी द लोड, ठीक है। मेरे को पानी के अगेंस्ट, पानी मेरे को फ्रिक्शन दे रहा है, उसके अगेंस्ट में मूव करना है। तो यहाँ पे मेरा लोड है, तो मेरा लोड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, जो ओर का एंड पानी में जा रहा है। मैं एफर्ट कहां से लगा रहा हूं, ये हाथ से नहीं लगा रहा, मैं ये हाथ से लगा रहा हूं, इसको ऐसे पीछे खींच रहा हूं। तो यहाँ पे मेरा एफर्ट हो गया, ठीक है। एंड ये मेरा फिक्स पॉइंट है, इसको मैं मूव नहीं करता, ये हाथ को यहीं पे रखता हूं और इसको ऐसे ऐसे मूव करता हूं। तो दिस इज माई फलक्रम, ठीक है। तो फलक्रम से लेके लोड तक का डिस्टेंस ज्यादा बड़ा है, विच इज माई लोड आर्म, एंड एफर्ट से लेके फलक्रम तक दिस इज माई एफर्ट आर्म। तो देखो लोड आर्म बड़ा है, मतलब वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन 1, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, मतलब ये डिवाइस गेन इन स्पीड का काम करता है। अब सेम डिवाइस, लेकिन इसका नाम अलग है, जिसको लॉन्ग आर्म ओर कहते हैं। इसको शॉर्ट आर्म ओर है, उसका नाम है लॉन्ग आर्म ओर। तो लॉन्ग आर्म ओर कैसा होता है ना, बोट्स के अंदर होता है, ठीक है। यहां पे अगर कोई बंदा बैठा है, ऐसे इधर बैठा है, तो बोट के यहां पे ना 2 होल्स होते हैं, और उस होल के अंदर से एक ओर निकलता है, ठीक है। और दूसरा ओर यहां से ऐसे इस होल के अंदर से गया होगा, एंड यहां पे अंदर पानी होगा, ठीक है। अब होगा क्या कि ये बंदे के हाथ में है ना, ये बंदा यहां पे है अंदर, समझ लो, ठीक है। तो एक हाथ उसने यहां पे पकड़ा है इस ओर को, और दूसरा हाथ उसने यहां पे पकड़ा है, और एक हाथ उसने यहां पे पकड़ा है। तो अभी क्या है, इसका हाथ में यहां पे वो ओर को पकड़ा है, तो एफर्ट यहां से लगाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पे क्या हो गया, मेरा एफर्ट आ गया। फलक्रम मेरा ये है, जो रॉड है ना, जो होल है जिसके अंदर से रॉड को घुसा है, ताकि वो रॉड हिले डुले नहीं, ठीक है। मतलब आगे चला गया है, पीछे चला गया, ऐसे नहीं, वो उधर ही फिक्स रहेगा और ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो ये मेरा पॉइंट, फिक्स पॉइंट मेरा फलक्रम हो जाता है। और ये जो है नीचे और वो पानी के अंदर होगा, तो दिस विल गिव माई लोड। तो देखो फलक्रम बीच में, एफर्ट और लोड दोनों एंड्स पे है। तो ये एक क्लास, क्या लिखता हूं रे मैं, ये हो गया एक क्लास 1 लीवर, ठीक है। अभी इसमें ये फोर्स मल्टीप्लायर है या वेलोसिटी गेन करने में हेल्प करता है, वो अपने को इसके आर्म लेंथ के ऊपर पता चलेगा, वो हम लोग को नहीं जाना है। वो आर्म लेंथ अलग अलग भी हो सकता है, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। लेकिन एटलीस्ट हम लोग को ये पता चल गया कि ये क्लास 1 लीवर है, और एक शॉर्ट आर्म और एक क्लास 3 लीवर है, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीवर्स देख लिए, क्या होते हैं, कैसे उनको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। क्लास 2 लीवर जिसमें फलक्रम, जिसमें लोड बीच में होगा, फलक्रम और एफर्ट एंड्स पे होंगे। क्लास 3 लीवर वो होगा जिसमें फलक्रम और लोड एंड्स पे होगा और एफर्ट बीच में होगा, ठीक है। क्लास 1 में फलक्रम बीच में है एंड एफर्ट और लोड ऑन दी आइदर साइड्स, ठीक है। नाउ इन द ह्यूमन बॉडी वी ऑल्सो हैव दीज क्लास 1, 2 एंड 3 लीवर्स, अपने ह्यूमन बॉडी में भी है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में अपना जो हेड मूवमेंट है, नॉडिंग ऑफ द हेड, ठीक है, वो क्लास 1 लीवर में आता है, ठीक है। तो इसमें समझ लो ये आपका स्कल है, ठीक है। तो अभी आपके जो नेक मसल्स होंगे ना पीछे के, यहां पे जो नेक मसल्स होते हैं, ये आपको एफर्ट लगाते हैं, ये एक्सटेंड होंगे तो आपका नेक नीचे जाएगा, ये रिट्रैक्ट होंगे
तो पीछे आएगा, ठीक है। वजन कहाँ पे? वजन इज दिस पार्ट, आपके फेस के आगे का पार्ट इज द वेट, ठीक है। तो ये आपका लोड हो गया और फलक्रम यहाँ पे बीच में है। तो देखो फलक्रम बीच में, एफर्ट यहाँ पे और लोड यहाँ पे, फलक्रम बीच में, एफर्ट और लोड दोनों एंड्स पे, मतलब ये क्लास 1 लीवर हो गया। अब क्लास 2 लीवर कौन सा है? क्लास 2 लीवर जब आप अपने पैरों से ऐसे, जब हम लोग काफ मसल्स का एक्सरसाइज करते हैं ना, ऐसे एक ही जगह पे हम लोग हाइट बढ़ाने के लिए ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, वैसे, तो दैट व्हेन यू रेज योर हील्स, तो देखो ये हमारे जब पैर होते हैं ना, ठीक है, तो ये जब हील को मैं हवे में ले लूंगा तो मतलब क्या होगा, ये ऐसे, ये ग्राउंड है और यहाँ पे ये ग्राउंड है। तो जब मैं हील्स को ऊपर ले रहा हूं ना, तो बेसिकली मेरे काफ मसल्स आर डूइंग द वर्क, ठीक है। पीछे के काफ मसल्स अपने को हेल्प करते हैं। अब फलक्रम क्या हो गया? ये पॉइंट मेरा फलक्रम हो जाएगा, क्योंकि देखो ये यहाँ पे फिक्स्ड है, ये यहाँ पे फिक्स्ड है, सिर्फ पीछे का पार्ट मूव हुआ है, मतलब ये ऐसे मूव हुआ है, तो ये मेरा फलक्रम हो गया, ठीक है। एफर्ट मेरा काफ मसल्स लगाते हैं ये पीछे के साइड पे, मतलब ये मेरा एफर्ट यहाँ पे होगा, मतलब नॉट एग्जैक्टली हियर, मेरे काफ मसल्स के पास। तो यहाँ पे मेरे काफ मसल्स है, तो ये पॉइंट मेरा एफर्ट का है, ठीक है। और लोड मेरा कहाँ पे होगा? यहाँ पे बीच में कहीं पे होगा, बिकॉज माई बॉडी वेट इज देयर, ठीक है। तो लोड बीच में, फलक्रम और एफर्ट एंड्स पे, फलक्रम और एफर्ट एंड्स पे, लोड अपना बीच, बॉडी जो है दैट इज द लोड, जो कि फलक्रम पॉइंट और अपने एफर्ट के बीच में आता है। सो दैट इज वाई व्हेन यू रेज योर फीट, व्हेन यू रेज योर हील्स, ठीक है, तो दैट फंक्शन that is done by the calf muscles is basically a class 2 lever, ठीक है। एंड द क्लास 3 लीवर क्या होता है? ये आपके फोर आर्म्स जो होते हैं ना, ठीक है, तो काफी बार आप हाथ में कोई एक ऑब्जेक्ट को रख लेते हो, ठीक है। अभी इसको आप ऊपर उठाना है, तो यहाँ पे आपके फोर आर्म्स को जोर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो फोर आर्म्स यहाँ पे मेरा एफर्ट लगा रहे हैं, दिस इज माई लोड एंड अपना एल्बो इज माई फलक्रम, तो मेरा लोड आर्म बड़ा हो गया एंड एफर्ट आर्म मेरा छोटा है। तो एफर्ट आर्म इज स्मॉलर, लोड आर्म इज बिगर, तो मतलब मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, मतलब ये हमारा गेन इन स्पीड का काम करता है। तो जो हमारे ट्राइसेप्स या फोर आर्म्स, नहीं ट्राइसेप्स तो यहाँ पे होता है, फोर आर्म्स जो हमारा वेट उठाने में, ऐसे सिर्फ हल्का सा ऐसे लिफ्ट करने में जो हेल्प करते हैं, सो दैट इज बेसिकली दे आर परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ अ क्लास 3 मशीन और अ क्लास 3 लीवर। समझ में आया ये? सो दिस कंप्लीट्स लीवर्स का पार्ट। हम लोग ने लीवर क्या होता है वो देखा, प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स देखा। प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स इज व्हाट? अगेन in the equilibrium position, the clockwise movement and the anti-clockwise movement about a levers is about the fulcrum of a lever is equal. फिर हम लोग ने टाइप्स ऑफ लीवर देखे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 लीवर्स तीनों रोल परफॉर्म कर सकते हैं, गेन इन स्पीड दे सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर सकते हैं, या फिर वो सिर्फ एक सिंपल चेंज इन डायरेक्शन का भी काम कर सकते हैं, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट। क्लास 2 लीवर्स आर ऑलवेज फोर्स मल्टीप्लायर्स, कुछ भी कर लो वो हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर का ही काम कर सकते हैं, दे कैन नॉट परफॉर्म अदर रोल्स। एंड क्लास 3 जो लीवर है दैट कैन ओनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ गेटिंग गेन इन स्पीड, दे कैन नॉट बी फोर्स मल्टीप्लायर्स, दे कैन नॉट गिव यू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, वो उनके बस की बात नहीं है। तो क्लास 2 का एक फिक्स फंक्शन है, क्लास 3 लीवर का एक फिक्स फंक्शन है, फोर्स मल्टीप्लायर, गेन इन स्पीड। क्लास 1 ऑलराउंडर है, तीनों काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि आप उसमें फलक्रम का पोजीशन चेंज कर सकते हो इसके लिए। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज 3A। आई थिंक सो ये आज का लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा चल गया, सो वी इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज 3A जिसमें मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, ठीक है। टिल देन थैंक यू बच्चों, आई होप आपने ये लेक्चर शांति से एक स्ट्रेच में देखा हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट and understand these concepts very well in your mind। टेक्स्ट बुक में यहाँ तक आप सब कुछ रीड कर लो एक बार, and then when we begin with the next class आपको ये सारी आइडियाज याद होंगी, आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, so that you are easily able to solve exercise 3A, ठीक है। थैंक यू बच्चों।